हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आगे का टॉपिक। और टॉपिक कौन सा है ये जल्दी से देख लेते हैं। क्लास आप सभी जानते होंगे, बट स्टिल एक बार क्लास भी देख लेते हैं। तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी इवेंट होता है तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो हम देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक, तो अब अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, और सोवियत यूनियन जैसा हमने देखा और बाइपोलैरिटी के टाइम पर एक पावर सोवियत यूनियन दिख रहा था, तो जब भी कुछ इवेंट ऐसा हो जो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, तो कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी वर्ल्ड लेवल पर ही कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की, कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड का कोलैप्स होता है, सेकेंड वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता है सोवियत यूनियन का और सोशलिस्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, ईस्टर्न यूरोप में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर। ठीक, ये कुछ कंट्रीज अगर हम देखें तो आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ सब इतने सारे पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ये मैप में आप समझ पा रहे होंगे अगर, तो जैसे कि हम देखें तो ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, और फिर हमारा ये बेलारूस है। बेलारूस के बाद हम क्या देखें, बेलारूस के बाद ये आ गया हमारा एस्टोनिया, एस्टोनिया के बाद हम देख लेते हैं जॉर्जिया, ये हमारा रशिया, और कहाँ गया ताजिकिस्तान। हाँ, तो ये ताजिकिस्तान। तो इस तरीके से ये पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस रीजन की। और अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि नंबर ऑफ इफेक्ट्स रहे। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ बहुत से इफेक्ट्स हुए, जो हम सारे तो नहीं पढ़ सकते, बट कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपको सोवियत यूनियन समझ आ चुका है तो अब वैसे तो आप भी कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, बट अब थोड़ा सा हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ, कोल्ड वॉर का एंडिंग हुई। कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस जो चल रहा था, कोल्ड वॉर की वजह से जो आमना सामना चल रहा था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपसे पूछें तो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। ठीक, अब जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था उससे पहले एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट मतलब विचारधारा में कुछ डिस्प्यूट्स थे, और वो थे दो सिस्टम को लेकर। कौन से सिस्टम थे, सोशलिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब बात ये आ गई थी डिसइंटीग्रेशन के बाद कि अब ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं होंगे कि सोशलिस्ट सिस्टम क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम को हरा पाएगा। ये आइडियोलॉजी अब खत्म हो गई थी। ठीक, आगे बढ़े, ये दो आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी और एक कोल्ड वॉर खत्म हुआ और कॉन्फ्रंटेशंस खत्म हो गई, आमना सामना जो कर रहे थे वो खत्म हो गया। ये जो डिस्प्यूट था, अब ये डिस्प्यूट में क्या कर रहा था यूएसएसआर, हमने ये भी पढ़ा कि यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्रीज के अब्रीस्ट पर आना चाह रहा था, लेवल पर आना चाह रहा था। इस वजह से क्या किया था यूएसएसआर ने, अपने सारे रिसोर्सेज डिफेंस और मिलिट्री पावर के लिए लगा दिए, और इस वजह से बाकी सब जगह चाहे ह्यूमन हो या कुछ भी चीज़ हो उन पर वर्क नहीं कर पाए, और ये डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डिस्प्यूट है ये मिलिट्री ऑफ द टू ब्लॉक्स पर आकर एंगेज्ड था, कि ये मिलिट्री लेवल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और इस वजह से एक मैसिव आर्म्स रेस चल रही थी। न्यूक्लियर वेपन्स का एक्यूमुलेशन कर रहे थे, गोला बारूद, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कर करके ये रख रहे थे। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, और यहाँ से जो मिलिट्री ब्लॉक का एग्जिस्टेंस चल रहा था वो भी ख़त्म होता है। तो थर्ड पॉइंट ये समझ में आता है कि जैसे ही कॉन्फ्रंटेशंस ख़त्म हुई वैसे ही आर्म्स रेस की एंडिंग हो जाती है, और एक पॉसिबल न्यू पीस इस्टेब्लिश होती है, एक नई तरह की शांति की मतलब एक तरीके से उत्पत्ति होती है, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। जो पावर रिलेशंस थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये पूरी तरीके से चेंज हो गई। इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो बहुत अच्छे से कि पावर रिलेशंस क्या हो गई अब। तो यहाँ पे जो पावर रिलेशंस थी ये और ज़्यादा क्या हुई, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो गई। ठीक,
और इससे पहले हमने क्या देखा, तो हमने देखा कोल्ड वॉर, कन्फ्रंटेशंस, इनकी एंडिंग हो गई। एक चीज और हमने देखी, आर्म्स रेस, आर्म्स रेस एंड हुई, ठीक। आइडियोलॉजी, कैसी आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम की जो चल रही थी, ये भी एंड हो जाती है, ठीक। क्लियर हुआ। अब जिस तरीके से पावर रिलेशंस में चेंजेस आए, तो अब आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस का जो इन्फ्लुएंस था वो भी चेंज हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि अब वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हुए करते करते ईस्टर्न रीजन पर वेस्टर्न कंट्रीज अब अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अपने रूल्स रेगुलेशंस एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में चलाने लगी कि वेस्टर्न की बात मानने लगा ईस्टर्न रीजन, क्योंकि ईस्टर्न रीजन अब डिसइंटीग्रेशन के बाद चाह रहा था कि हम भी आगे बढ़ें, आगे ही तो बढ़ना चाह रहे थे ना। कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज थी, दो पॉसिबिलिटीज ये थी कि या तो सुपर पावर जो है, जो अब सुपर पावर बची हुई है, वही डोमिनेट करे, या फिर एक यूनिपोलर सिस्टम, मतलब ये यहाँ पे डोमिनेट करके यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट कर दे कि सिर्फ एक ही कंट्री की डोमिनेंसी चल रही है पूरे वर्ल्ड पर, या फिर डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन जाए इंटरनेशनल सिस्टम में, देयर बाय ब्रिंगिंग इन अ मल्टीपोलर सिस्टम वेयर नो वन पावर को डोमिनेट। देखो यहाँ पर बात एक बार अच्छे से समझो, क्या था, बाइपोलैरिटी थी, टू सुपर पावर्स थी, ठीक, दोनों क्या कर रही थी, पावर में थी। अब डिसइंटीग्रेशन हुआ एक पावर का, अब जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ये कह रहे हैं अब दो पॉसिबिलिटी थी, दो पॉसिबिलिटी ये थी, क्या होगा, जैसे दो लोग कोई भी गेम खेल रहे हैं, एक जीत गया एक हार गया, तो अब जो हार गया वो तो हट गया ना, अब जो जीता हुआ है वो आगे और आगे बढ़ेगा एक तरीके से। तो ये कह रहे हैं या तो यूनिपोलर स्ट्रक्चर हो जाता, और मेनली ये बात कर रहे हैं यूएसए की, यूएस की बात कर रहे हैं कि एक तरीके से वही डोमिनेंसी में आ जाता, यूरोप की बात कर रहे हैं यूरोप डोमिनेंसी में आ जाता, या फिर क्या होता, मल्टीपोलैरिटी होती। और मल्टीपोलैरिटी में क्या होता, अब मल्टीपोलैरिटी में ये होता कि इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद अब जितनी भी कंट्रीज हैं, जिनका भी हम मैप देख रहे थे, ये जो कंट्रीज हैं ये अपने अपने रीजन में एक तरीके से पावर में आए, अच्छे से वर्क करें और एक नए प्लेयर की तरह ये रोल प्ले करें इंटरनेशनल सिस्टम में। ये दो कंडीशन बची हुई थी, ये दो पॉसिबिलिटीज थी जिनकी हमने बात की। अब एज इट टर्न्ड आउट द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स था, वो सुपर पावर हो जाता है, बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी अब क्या थी, वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। जो कम्युनिस्ट सिस्टम की एंडिंग हुई और यूएस की अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट सिस्टम की, तो ये कहा गया कि जिस तरीके से यूएस सुपर पावर बनता है, तो अब जाके ये समझ में आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंटरनेशनल सिस्टम में डोमिनेंट होने लगती है, ठीक। इनके डोमिनेंट होने के बाद जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सुपर पावरफुल हो जाते हैं, पावरफुल एडवाइजर्स बन जाते हैं बाकी कंट्रीज के लिए, ये एडवाइस देने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अब एडवाइस भी कौन देगा और एडवाइस किसकी मानेंगे, या तो उसका हम पर कुछ कर्ज हो या उसने कुछ एहसान किया हो हम पर। तो ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF थे, इन्होंने इन बाकी की कंट्रीज को लोन दिया था। लोन इसलिए दिया था कि अब आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, आप उभर के ये इतनी सारी जो कंट्रीज आई हैं, अब आप कैपिटलिज्म की तरफ बढ़े, हम आपको लोन दे रहे हैं, और लोन देने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, पावरफुल एडवाइजर्स बन जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक। आगे क्या हुआ, पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी का जो एक चक्र टाइप का, नोशन टाइप का चलने लगा, और बेस्ट वे हो गया कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, तो लिबरल डेमोक्रेसी हो, पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो, ये बात होने लगी। दो पॉइंट समझे, एक कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन से दो चीज़ें खत्म हुई, एक आइडियोलॉजी और एक मिलिट्री ब्लॉक्स, ठीक, आर्म्स रेस। सेकेंड में हमने देखा कि पॉसिबिलिटी जो थी, एक तरीके से एक पॉसिबिलिटी थी कि यूनिपोलर स्ट्रक्चर होगा या मल्टीपोलर, तो यूएस को हम सुपर पावर की तरह देखते हैं, बट आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन बना, आसियान बने, बाकी वर्ल्ड लेवल पर हम बात करेंगे, और कैसे इनने यूएस की इकोनॉमी को कम करने की कोशिश की, ठीक। थर्ड ये बोल रहे हैं जैसे ही सोवियत ब्लॉक खत्म हो जाता है, अब क्या होगा, जब एक तरीके से ये देखो, ये पूरा सोवियत ब्लॉक था, ये एंड हुआ, तो इसकी जितनी भी कंट्रीज थी अब ये न्यू कंट्रीज बनेंगी,
तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इमरजेंस होगा मैनी न्यू कंट्रीज़ का, बहुत सी नई कंट्रीज़ बनेंगी और ये कंट्रीज़ की अपनी खुद की इंडिपेंडेंस रहेगी, अपनी खुद की आकांक्षाएं रहेंगी और अपनी खुद की चॉइसेस रहेंगी। इसमें से कुछ स्टेट्स जो थे स्पेशली बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स, ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे, ईयू को, और किसका पार्ट बनना चाहते थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जो यूएस की ट्रीटी थी और जिसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने क्या बनाया था, वार्सो पैक्ट लेकर आए थे कि हम कभी भी नाटो में नहीं जाएंगे। नाटो के मतलब एक तरीके से नाटो में तो वो जा भी नहीं सकते थे, नाटो के अगेंस्ट में हम मिलिट्री पावर के लिए वार्सो पैक्ट बनाया था। लेकिन अब जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, वार्सो पैक्ट भी खत्म हुआ। अब ये जो कंट्रीज आई सोवियत यूनियन से, इन्होंने क्या सोचा, ये जो बाल्टिक और यूरोपियन स्टेट्स थे ये चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लें और नाटो का पार्ट बन जाए। ठीक, ये यहाँ पर ऐसा चाह रहे थे। आगे क्या होता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी, अभी हमने किसकी बात करी, अभी हमने बात की बाल्टिक स्टेट्स की और यूरोपियन स्टेट्स की। ठीक, ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे यूरोपियन यूनियन में चल जाए, जो अभी हमारे आगे के चैप्टर के टॉपिक्स हैं, ये 1992 में बना और जिसके थ्रू ये चाहते थे कि हम नाटो में चले जाएं। ठीक, लेकिन अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या चाह रही थी, इनकी कहानी भी अगर हम देखें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक, ये चाहती थी कि हम ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज उठाएं और अपने क्लोज टाइज रखें रशिया के साथ। क्योंकि क्या कर रहा था यूएसएसआर, आगे चल के सिर्फ ये कहा गया कि यूएसएसआर तो सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है, मेन तो जो वर्क कर रहा है 15 में से, वैसे तो रशिया 15 रिपब्लिक कंट्रीज में से एक था, लेकिन रशिया मतलब यूएसएसआर हो चुका था। ठीक, तो ये चाहती थी कि हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से एडवांटेज लें और रशिया के साथ ही मिले रहें। ठीक है, और अब ये कुछ टाइज वेस्ट के साथ भी बनाना चाहती थी, मतलब दोनों तरफ जाना चाह रही हैं। ठीक, द यूएस, चाइना एंड अदर्स। तो ये कंडीशन यहाँ के स्टेट्स की थी। आगे क्या हुआ, अब इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिले, कुछ नाटो के साथ जुड़ गए, कुछ रशिया के साथ जुड़ गए, यूएस, चाइना के साथ। ये प्लेयर्स इंडिपेंडेंट थे, अपनी चॉइस इनके पास थी और इनकी अपनी एस्पायरेशंस थी, इनकी खुद की आइडेंटिटी थी, इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ इनको भी देखने को मिली और इसी के साथ साथ और भी कुछ इश्यूज इनके साथ रहे थे जो एक तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस की तरह दिखते हैं। तो ये डिसइंटीग्रेशन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस हुए जो इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें हमने देखा कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस ख़त्म हुआ और एक तरीके से आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट क्या बीट कर पाएगा कैपिटलिस्ट को या कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट को बीट कर पाएगा, ये ख़त्म हुई। आर्म्स रेस की एंडिंग हुई, हर एक कंट्री बाहर निकल कर आई, इमरजेंस हुआ, यूएस पावर में मिला, कि एक तरीके से यूएस पावर को यूएस में पावर देखने को मिली क्योंकि यूएस यूनिपोलर स्ट्रक्चर की तरह अब वर्क करने लगा। बट इसी के साथ ये कंट्रीज़ भी क्या होती हैं, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ती हैं और ये डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस रहे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हर एक टॉपिक को डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आ जाए, हम बहुत आसानी से, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, हम आंसर लिख पाएँ या आंसर मार्क कर पाएँ। ठीक, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।